नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में अब तक बीजेपी खेला करते आई है, लेकिन अब महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ खेला हो सकता है। क्योंकि बीते 17 जुलाई को एनसीपी अजीत पवार गुट के कई नेता एनसीपी शरद पवार गुट में आकर मिल गए, जिसका एनसीपी शरद के जो प्रमुख है, उन्होंने स्वागत किया। साथ ही साथ भतीजे अजीत पवार पर उन्होंने एक बयान दिया कि अगर भतीजा अजीत पवार घर वापसी करना चाहता है, यानी कि एनसीपी में पुनः वापस आना चाहता है, तो इस पर हमारी पार्टी के सभी लीडर फैसला करेंगे, इस पर मैं फैसला नहीं करूँगा। सियासी गलियारों में इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। यानी कि एक तौर से अजीत पवार के लिए शरद पवार ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। यानी कि एनसीपी में वापसी कर सकते हैं अजीत पवार, इसके लिए शरद पवार ने अपने घर की खिड़की खोल दी। जैसा कि आप जानते होंगे, पिछले साल 2023 में अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी में बगावत हो जाती है। अजीत पवार एनसीपी के लगभग 8 विधायक को लेकर एनसीपी को तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो जाते हैं, जहां उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया जाता है। एनसीपी में हुई इस बगावत के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, चुनाव आयोग के पास पहुंचता है, लेकिन चुनाव आयोग असली एनसीपी अजीत पवार गुट को ही मानते हैं। शरद पवार गुट को एक बड़ा झटका लगता है, उसका चुनाव चिन्ह भी छिन जाता है और पार्टी का नाम भी बदल जाता है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में एनसीपी पार्टी का चुनाव चिन्ह छीनने के बाद भी एनसीपी शरद पवार गुट बेहतरीन परफॉर्म करती है। वहीं एनसीपी अजीत पवार जो पार्टी में बगावत करके अलग चले जाते हैं और उनको ही पार्टी मिल जाती है, उनका परफॉर्मेंस काफी खराब रहता है और वो मात्र एक सीट पर जीत दर्ज कर पाते हैं। वहीं बीजेपी की जो नेतृत्व वाली गठबंधन है, जिसमें अजीत पवार जो एनसीपी है, वो शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी, उन्होंने इस चुनाव में मात्र 17 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। जो पिछले बार बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन 48 में से 41 सीट जीतने में कामयाब रही थी, इस बार मात्र 17 सीटों पर सिमट गई। वहीं कांग्रेस वाली गठबंधन जो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र 5 सीटें जीत पाई थी, वो इस बार 30 सीट जीतने में कामयाब रही। इस चुनाव के रिजल्ट के बाद ही एनसीपी अजीत पवार गुट के कई विधायक और ये कहिए कई नेता में बगावत के सुर देखने को मिले और वो फिर अपने घर वापसी करना चाहते, क्योंकि 2 से 4 महीना बाद विधानसभा का चुनाव है महाराष्ट्र में। और जैसा अभी इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, परिणाम आए हैं 2024 का, अगर ऐसा ही परिणाम 2024 के विधानसभा में महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, तो फिर अजीत पवार की जो एनसीपी है, उनकी स्थिति और ज़्यादा खस्ता हो सकती है। इन्हीं सभी को देखते हुए जो एनसीपी के कई लीडर हैं, कई नेता हैं, वो घर वापसी कर रहे हैं, जिसका शरद पवार ने स्वागत भी किया और साथ ही साथ अपने भतीजा पर भी ये स्टेटमेंट दे डाले। चलिए हम महाराष्ट्र के पूरे सियासी क्रम को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा सियासी घटनाक्रम हमें देखने को मिला। इसकी शुरुआत साल 2019 से होती है। साल 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होता है और किसी भी पार्टी को फुल बहुमत नहीं हासिल हो पाता है। हालाँकि जो एनडीए था, जिसमें बीजेपी और शिवसेना थी, इन दोनों ने साथ लड़कर चुनाव लड़ा था, उनको बहुमत हासिल हो जाती है। लेकिन बीजेपी लगभग 100 के पार तो 105-6 तक पहुँचती है। शिवसेना भी 61 सीटें जीत पाती है, लेकिन सरकार बनाने के लिए वहाँ 288 में से 145 सीटें जो चाहिए, वो किसी को हासिल नहीं हो पाती। बीजेपी और शिवसेना में खींचतान हो जाता है कि सीएम हमारे पार्टी से होगा और बीजेपी चाहती है कि सीएम हमारे पार्टी से। यानी कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि सीएम हम बनेंगे, बीजेपी यहाँ झुक जाए, और बीजेपी चाहते हैं कि नहीं, सीएम तो हम ही बनेंगे। ये खींचतान चलता ही रहता है कि एनसीपी की भी अच्छा परफॉर्मेंस 2019 के विधानसभा में होती है और कांग्रेस भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना को साथ लाकर सरकार बनाने का प्रस्ताव रखते हैं और शिवसेना के जो लीडर है उद्धव ठाकरे को सीएम पद का ऑफर दे डालते हैं। ये घटनाक्रम महाराष्ट्र में लगभग कुछ लंबे समय तक चला, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है, वो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने के कुछ ही दिन बाद महाराष्ट्र में एक और सियासी घटना देखने को मिलती है। सुबह-सुबह महाराष्ट्र के जो बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के जो नेता है अजीत पवार, शरद पवार के भतीजा, सीएम और डिप्टी सीएम पद के शपथ ले रहे थे, जिसको देख कर के तमाम मीडिया हाउसेज भी चौंक गई, क्योंकि इस बात की किसी को खबर नहीं थी कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल ने कब हटाया, इसकी भी कोई घोषणा नहीं हुई थी और फिर ये दोनों सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिए। एक ही दिन में ये दोनों काम हुआ। लेकिन इसको देखते हुए अपोजिशन पार्टी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई, क्योंकि अपोजिशन पार्टी तो अपनी सरकार बनाना चाह रही थी और अपोजिशन पार्टी अपने तमाम नेताओं के लिए गाइडलाइन जारी करते हैं कि सब एक होटल में इकट्ठा हो। कांग्रेस के भी सारे विधायक इकट्ठा होते हैं और शिवसेना के भी सारे विधायक इकट्ठा होते हैं।
एनसीपी भी शरद पवार जो गाइडलाइन जारी करवाते हैं तो सारे विधायक इकट्ठा होते हैं, कुछ 5-6 को छोड़कर, अजीत पवार को छोड़कर। यानी इन सबको मिला दिया जाए तो इनके पास सरकार बनाने के लिए अभी भी नंबर थे और वो सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। यहाँ बीजेपी देखती है कि उनके पास अब नंबर रहा नहीं, अजीत पवार के नेतृत्व में 5 से 6 ही विधायक हैं उनके साथ और वो भी फिर एनसीपी में चले गए, तो वो जो देवेंद्र फडणवीस है वो इस्तीफा दे देते हैं और फिर अपोजिशन पार्टी का जो गठबंधन है वो सरकार बनाने का राज्यपाल के पास दावा पेश करते हैं और उद्धव ठाकरे सीएम पद की शपथ लेते हैं। लगभग 2.5 साल तक महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक चला, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम थे और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन 2.5 साल बाद एक बैग ये देखने को मिलता है कि शिवसेना गुट में ही बगावत हो जाती है और शिवसेना गुट में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी बगावत करवा देती है और शिवसेना गुट के लगभग 37 विधायक को लेकर एकनाथ शिंदे असम चले जाते हैं और फिर वहां से आने के बाद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में इस पर लंबी सुनवाई भी हुई, अभी भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ही है। फिर शिवसेना 2 भागों में बँट गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गया ये मामला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया असली शिवसेना, शिवसेना शिंदे गुट को मान लेती है और चुनाव चिन्ह और पार्टी शिंदे गुट को दे देती है। उद्धव ठाकरे को यहाँ पर झटका लगता है, उद्धव ठाकरे की पार्टी का चुनाव चिन्ह छिड़ जाता है और नाम भी छिन जाता है। ये सब तो हो ही रहा था महाराष्ट्र में, अब बीजेपी की सरकार बन चुकी थी, एकनाथ शिंदे वहाँ के सीएम बन चुके थे, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे, बीजेपी अपना सीएम नहीं बनाते, एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाते। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद देखने को ये मिलता है कि एनसीपी में भी बगावत हो जाती है और एनसीपी में भी जो अजीत पवार है उनके नेतृत्व में 8 विधायक बगावत कर बीजेपी सरकार में शामिल हो जाते हैं और अजीत पवार को बीजेपी के नेतृत्व वाली जो सरकार है वो डिप्टी सीएम का पद दे देते हैं। यानी एनसीपी भी अब 2 भागों में टूट गई। एक भाग अजीत पवार के गुट में अब बीजेपी में शामिल हो गए, दूसरा भाग शरद पवार के नेतृत्व में वो कांग्रेस वाली जो अपोजिशन पार्टी है उनके साथ रही। लेकिन शरद पवार को तब झटका लगा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया असली एनसीपी अजीत पवार गुट को मानी। अजीत पवार गुट को ही उनका चुनाव चिन्ह मिल गया और पार्टी का नाम भी। वहीं शरद पवार गुट को उनका चुनाव चिन्ह छिन गया, उसको नया चुनाव चिन्ह मिला और नाम भी बदल गया। ये सब कुछ महाराष्ट्र की जनता काफ़ी नज़दीकी से देख रही थी, ये सारी सियासी घटनाक्रम को महाराष्ट्र की जनता अच्छे से देख रही थी और महाराष्ट्र की जनता ये ठान ली थी कि ये सारे दल-बदलू नेता को हम लोकसभा और विधानसभा में मज़ा सिखाएँगे। फिर आता है 2024 का लोकसभा चुनाव, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए में एक शिवसेना शिंदे गुट, दूसरा एनसीपी अजीत पवार गुट और बीजेपी चुनाव लड़ती और 48 सीट में मात्र 17 सीट जीत पाती है 2024 के लोकसभा चुनाव। जो 2019 के लोकसभा में बीजेपी की जो नेतृत्व वाली जो गठबंधन है, वो 48 में से 41 सीटें जीती थी, वो इस बार 17 सीटों पर सिमट जाती। और अजीत पवार जो चाचा से बगावत करके एनसीपी को तोड़कर बीजेपी के साथ चले जाते हैं, वो सिर्फ 1 सीट जीत पाते हैं। एकनाथ शिंदे जो शिवसेना को तोड़कर बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना लेते हैं, वो सिर्फ 7 सीटें जीत पाते हैं। वहीं जो एनसीपी शरद पवार है जिनकी पार्टी टूट गई, शरद पवार की जो सिंबल छिन गया, वो अच्छा परफॉर्म करती है, वो इस चुनाव में 8 सीटें जीतती। और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे है, जिनकी भी पार्टी टूट गई है और उनका सिंबल भी छीन के एकनाथ शिंदे के पास पहुँच गया, वो भी 9 सीटों पर जीत दर्ज कर पाते। और कांग्रेस इस चुनाव में महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और 13 सीटों पर जीत दर्ज कर पाती है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन यहाँ पर लगभग 30 सीटें जीतने में कामयाब। इसी इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र के नेताओं का भी, कई नेताओं का मूड बदल गया है कि जनता ने दल-बदलू नेता को सबक सिखाने का फैसला ले लिया है। यानी कि जो भी अपने पार्टी को तोड़कर इधर आए, उनके साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में परिणाम देखने को मिला। यानी कि जनता पुराने वाले जो पार्टी थे, उन्हीं के साथ खड़ी दिखी। ये लोग पार्टी तोड़कर ज़रूर आए, इन्हें सिंबल ज़रूर मिला, पार्टी का नाम ज़रूर मिला, लेकिन जनता इनके साथ खड़ी होती नहीं देखी। इन सब को देखते हुए जो नेता है अजीत पवार गुट के एनसीपी गुट के, वो फिर अपना घर वापसी कर रहे हैं और उसका शरद पवार स्वागत भी कर रहे हैं कि आप आइए, आपका घर पे वेलकम है। लेकिन अजीत पवार अगर आना चाहते हैं पार्टी में दोबारा, तो इसके लिए हम फैसला नहीं लेंगे, बल्कि हमारे पार्टी के सभी लीडर लेंगे। इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।